Hello everyone, well this is Pooja and I heartily welcome you all to my YouTube channel The Wings of Brain। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 चुनाव और प्रतिनिधित्व। तो आज से इस चैनल पे हम क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस को पूरी कंप्लीट करेंगे। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली बात करने वाले हैं भारत की, यानी कि इंडिया में किस तरह से चुनाव कराए जाते हैं और हम कौन सा मॉडल यूज़ करते हैं चुनाव करवाने के लिए, और किस तरह से जो हमारे प्रतिनिधि हैं यानी कि जो हमारे लीडर्स हैं उनको चुना जाता है। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली इन सब टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। और आपको इस वीडियो के बाद जो नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप वहाँ से जाके उसे डाउनलोड कर सकते हो। चलो हम इसकी स्टार्टिंग ही एक सिंपल क्वेश्चन से करते हैं कि चुनाव का क्या मतलब होता है। सो हमारे देश में जो भी लोग 18 साल के हैं या 18 साल से ज़्यादा के हैं वो एलिजिबल हैं वोट देने के लिए। तो हम चुनाव में क्या करते हैं, हम वोट देने जाते हैं और अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, कि हम बचपन से ही अपनी बुक्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में ही 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि आपको थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करेंगे कि क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम रह सकता है। अब इसे थोड़ा सा ध्यान से सोचो, क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम रह सकता है? मतलब अगर चुनाव नहीं होंगे तो क्या लोकतंत्र रह सकता है? अगर हम इसके बारे में सोचें तो ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि इंडिया में क्या है, इंडिया में लोकतंत्र है। और अगर हम चुनाव ही ना कराएं तो क्या इंडिया में लोकतंत्र रह सकता है? नहीं रह सकता। अगर चुनाव ही नहीं होंगे तो वो तो एक तरह से राजशाही बन जाएगा, यानी कि जो राजा का हुक्म है वही चलेगा और जो सरकारें हैं वो अपनी मनमानी करने लगेंगी। चलो हाँ, इसका आंसर हमें मिल गया कि नहीं, अगर हम चुनाव नहीं कराएंगे तो लोकतंत्र तो कायम रह नहीं सकता। अब इसका सवाल का दूसरा आंसर ढूंढते हैं हम, क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकता है? अब एक मिनट, इसको ध्यान से समझना। बिना लोकतंत्र यानी कि जिन देशों में लोकतंत्र नहीं है, क्या वहाँ पर भी चुनाव हो सकता है? ऑफकोर्स हो सकता है। तो ऐसे बहुत से देश है जहाँ पे लोकतंत्र नहीं है फिर भी वहाँ पे चुनाव होते हैं। यहाँ पे जो भी लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, गैर लोकतांत्रिक देशों में वो इस तरह से चुनाव कराते हैं कि लोगों को लगे कि चलो चुनाव तो हो रहे हैं बट वो जो लीडर्स है वो अपना शासन भी कायम कर सके और उनके शासन को कोई खतरा भी ना हो। तो इन दोनों सवालों के जवाब तुम्हें यहाँ पे मिल गए होंगे कि बिना चुनाव के लोकतंत्र तो कायम नहीं रह सकता और बिना लोकतंत्र के चुनाव बिल्कुल हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम 2 टर्म्स के ऊपर बात करने वाले हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। यहाँ पे हमने वैसी बात करी है कि चुनाव कैसे होते हैं, हम वोट देने जाते हैं और हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, ठीक है। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग रोज़ के फैसलों और सरकार चलाने में सीधे भाग लेते हैं। अब इसका ये मतलब है कि जो भी डिसीज़न गवर्नमेंट ले रही होगी वहाँ पे वो लोगों को बुलाएंगी, वहाँ पे जो लोग हैं वो सीधा सरकार से बात कर सकते हैं और जो सरकार चलाने में और जो फैसले हैं गवर्नमेंट के उनमें सीधा भाग ले सकते हैं। अब तुमने इसका एग्जांपल देखा होगा गाँव में तुमने देखोगे पंचायत होती है, 5 सरपंच होते हैं और लोगों को बुला लिया जाता है और किसी भी जो टॉपिक है उस पर फैसला ले लिया जाता है। तो इसको कहते हैं हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जहाँ पे लोग सीधा जो सरकार है सरकार के फैसलों में भागीदार होते हैं। तो यहाँ पे हमने बात करी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। अब थोड़ा सा सोचो कि देखो ग्राम सभा और अगर हम गाँव की बात करें तो वहाँ पे वैसे भी लोगों की संख्या काफ़ी कम होती है। अगर हम इंडिया जैसी कंट्री की बात करते हैं तो तुम्हें भी पता है इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ पे जो सरकारें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर जो सरकारें हैं वो यहाँ पे जो लोग हैं उनके साथ अगर डिसीज़न लेने लगे तो क्या ये डिसीज़न कभी ले पाएंगे हम लोग? तो ये डिसीज़न हम कभी नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए हमारे देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है। सो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिकों के द्वारा प्रतिनिधियों को चुना जाता है जो देश के शासन को चलाने में भाग लेते हैं, यानी कि जो लोग हैं वो वोट देने जाते हैं और वो लीडर्स को चुनते हैं और जो लीडर्स चुनकर आते हैं वो जाते हैं संसद में जो हमारे देश के लिए कानून बनाते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र समझ में आ गया होगा। तो जैसे कि यहाँ पे हमने बात की थी हमारे सेकंड क्वेश्चन की, बिना लोकतंत्र के भी चुनाव होते हैं। तो देखो यहाँ पे उसी का आंसर दिया हुआ है, सभी जो चुनाव होते हैं वो लोकतांत्रिक नहीं होते, क्योंकि बहुत सी वर्ल्ड में ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे चुनाव तो होते हैं बट वो लोकतांत्रिक नहीं होते। कई देश ऐसे हैं जो लोकतांत्रिक नहीं हैं फिर भी वहाँ पर चुनाव हो जाते हैं। गैर लोकतांत्रिक देशों में क्या होता है, जो शासक होते हैं वो चुनाव इस तरह से कराते हैं कि चुनाव तो हो पर उनके शासन को कोई खतरा भी ना हो।
तो इसका एग्जाम्पल हमने देखा है पाकिस्तान में क्या होता है, कभी वहाँ पे सेना का शासन आ जाता है तो कभी वहाँ पे लोकतंत्र आ जाता है। वो तुम आगे की क्लासेस में पढ़ोगे। तो यहाँ पे तुम्हें समझ में आ गया होगा कि बिना लोकतंत्र के भी चुनाव होते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे हमारी एक नेक्स्ट टॉपिक कि इंडिया में चुनाव की क्या व्यवस्था है, यानी कि इंडिया में किस तरह से इलेक्शन किए जाते हैं। इंडिया में क्या होता है, हमने जैसे कि पढ़ाई की, लोग वोट देने जाते हैं, जिस भी प्रत्याशी को सबसे अधिक वोट मिलते हैं वो चुनाव जीत जाता है। यानी कि हम लोग वोट देने जाते हैं और जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो चुनाव जीत जाता है और संसद में जाके हमारे लिए कानून बनाता है। भारत की चुनाव व्यवस्था में जो सबसे आगे वही जीते, यानी कि इस वाले सिस्टम को अपनाया गया है और इसे इंग्लिश में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम भी कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसे हम थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। देखो, जो सबसे आगे वही जीते, इसका मतलब ये है कि देखो इंडिया में क्या होता है, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, बहुत सी पॉलिटिकल, यहाँ पे कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई या कोई एक्सेट्रा अनदर पार्टी हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो कांग्रेस को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, कांग्रेस को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे तो कांग्रेस यहाँ पे विनर हो जाएगी और ये जितनी भी बीजेपी है या फिर समाजवादी पार्टी या जो भी एक्सेट्रा पार्टी है ये चुनाव हार जाएगी। तो इंडिया में इसी व्यवस्था को अपनाया गया, यानी कि जिस भी पार्टी के पास सबसे ज़्यादा वोट होंगे वो इलेक्शन को जीत जाएगी और इसे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम भी कहा जाता है। पूरे देश को 543 चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। देखो क्या होगा, पूरे देश को 543 चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाएगा, यानी कि मान लो ये पूरा देश है और इसको इस तरह से 543 चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया गया है। अब प्रत्येक चुनाव क्षेत्र से एक प्रतिनिधि को चुना जाएगा। अब यहाँ पे मान लो कि ये एक चुनाव क्षेत्र है और यहाँ से बहुत सी पार्टीज़ है। अब इस चुनाव क्षेत्र में जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा वो इलेक्शन जीत जाएगी एंड देन ये वाला जो चुनाव क्षेत्र है यहाँ पे जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा वो इलेक्शन जीत जाएगी। तो इस तरह से 543 चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है पूरे देश को और जिस भी पार्टी को जिस क्षेत्र से सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो इलेक्शन जीत जाती है और वो जाके संसद में क्या करती है, कानून बनाती है। तो इसके लिए ना एक मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं है कि मान लो कि हम इस क्षेत्र की बात कर लेते हैं, मान लो ये इस क्षेत्र से कांग्रेस भी खड़ी हो गई इलेक्शन में, बीजेपी भी खड़ी हो गई इलेक्शन में या फिर जो अदर एक्सेट्रा पार्टी है वो भी खड़ी हो गई। अब यहाँ पे मान लो जो कांग्रेस है, कांग्रेस को मिल गए यहाँ पे, कांग्रेस को यहाँ पे मिल जाते हैं 41% वोट, बीजेपी को यहाँ पे मिल जाते हैं 39 और जो भी अदर पार्टीज़ है उनको यहाँ पे मिल जाते हैं 35%। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो कांग्रेस होगी वो इलेक्शन जीत जाएगी इस वाले क्षेत्र से, क्योंकि यहाँ पे जो कांग्रेस है, यहाँ पे कांग्रेस को 41% वोट मिल गए, इसलिए यहाँ पार्टी जीतेगी वो कौन होगी, कांग्रेस। बहुमत की ज़रूरत नहीं होगी, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो इलेक्शन जीत जाएगी और इसे बहुलवादी व्यवस्था भी कहते हैं। तो बहुलवादी व्यवस्था मतलब जिस भी पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो इलेक्शन जीत जाएगी। तो भारत में इसी सिस्टम को अपनाया गया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें एक एग्जांपल दे रखा है 1984 में जब लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे, यहाँ पे कांग्रेस को 48% वोट मिले थे, बट यहाँ पे कांग्रेस ने सीटें जीती 415, भाजपा को 7.4% वोट मिले थे और भाजपा ने सीटें जीती 2। अब ऐसा क्यों हो सकता है, यहाँ पे तुमसे एक क्वेश्चन ही पूछा गया है कि लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 543 में से 415 सीटें जीती, जैसे कि यहाँ पे मेंशन भी है। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जब वोट ही 48% मिले हों तो सीट 415 कैसे मिल सकती है। अब तुम्हें इसका जवाब नेक्स्ट स्लाइड में बहुत इजीली तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 50% से भी कम वोट मिले और 80% से भी ज़्यादा सीटें मिली। क्या ये सही है या फिर कुछ यहाँ पे गड़बड़ लगती है? तो अब तुम्हें इसका आंसर यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो कांग्रेस को प्राप्त मतों के अनुपात से सीटें इसलिए ज़्यादा मिली क्योंकि अनेक चुनाव क्षेत्र जहाँ उसके प्रत्याशी जीते उन्हें 50% से भी कम वोट मिले। अब तुम देखो, जैसे कि हमने पहले भी एग्जांपल लिया था कि मान लो ये पूरा इंडिया और इंडिया को इस तरह से 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया गया। ठीक है, तो हम फॉर एग्जाम्पल इस वाले चुनाव क्षेत्र का एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे इस वाले चुनाव क्षेत्र में कांग्रेस खड़ी हो गई, बीजेपी खड़ी हो गई, समाजवादी पार्टी खड़ी हो गई और जो बाकी की अदर्स पार्टी थी वो भी खड़ी हो गई। इस वाले चुनाव क्षेत्र में भी क्या होता है, कांग्रेस खड़ी हो जाती है, बीजेपी खड़ी हो जाती है और जो भी अनदर पार्टीज होती है वो खड़ी हो जाती है। इस वाले चुनाव क्षेत्र में भी सेम होता है और इस तरह से जो बाकी के चुनाव क्षेत्र है यहाँ पे भी सेम होता है। अब यहाँ पे कांग्रेस को क्यों इतनी ज़्यादा सीट्स मिली, वो इसलिए मिली क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल अगर हम इस वाले चुनाव क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पे कांग्रेस के साथ साथ ये जो बाकी की पार्टीज है ये भी खड़ी हो गई, बट यहाँ पे क्या होता है, जो कांग्रेस होती है कांग्रेस को यहाँ पे ज़्यादा वोट मिल गए तो यहाँ पे कांग्रेस जीत गई। अब हम इस चुनाव क्षेत्र की बात करते हैं, इस चुनाव क्षेत्र में भी कांग्रेस, बीजेपी और जो बाकी की पार्टीज थी वो खड़ी थी। तो यहाँ पे मान लो बीजेपी को यहाँ पे मिल जाते हैं 36% वोट और यहाँ पे अगेन कांग्रेस को मिल जाते हैं 40% वोट। तो इस चुनाव क्षेत्र से भी कौन जीत गया, कांग्रेस जीत गया।
और यहाँ पे अगेन कांग्रेस जीत जाती है। तो इस तरह से क्या होता है, इन सभी चुनाव क्षेत्रों में कांग्रेस को सबसे ज़्यादा वोट मिले। तो इस तरह से जो कांग्रेस को सीटें थी वो भी कांग्रेस को ज़्यादा मिली। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे चुनाव व्यवस्था की जाती है, यानी कि जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो चुनाव जीत जाएंगी। तो एग्जैक्टली सेम यहाँ पर हुआ। देखो कांग्रेस को इसलिए ज़्यादा सीटें मिली क्योंकि जो बाकी के ये जो सारे बाकी के चुनाव क्षेत्र थे, यहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशियों को 50% से भी कम वोट मिले। यहाँ पे कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उनको 50% से भी कम वोट मिले। अब 50% से भी कम वोट मिले, इसका क्या मतलब हो सकता है? इन चुनाव क्षेत्रों से कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उनको 50% से भी कम वोट मिले। तो इसका मतलब तो यही हो गया, जो ये बीजेपी है, समाजवादी या जो अनदर पार्टी है, उनको 50% से भी कम वोट मिले होंगे। इसलिए यहाँ पे कांग्रेस जीत जाती है और कांग्रेस को 415 सीटें मिल जाती हैं। चुनाव क्षेत्रों में अनेक उम्मीदवार हो तो जीतने वाले उम्मीदवार को प्राय 50% से कम वोट मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत सी पार्टीज खड़ी थी, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कांग्रेस थी, बीजेपी थी, समाजवादी थी, या फिर जो अनदर पार्टीज थी वो भी यहाँ पे खड़ी थी। तो ऐसा अक्सर होता है जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होता है, वहाँ पे प्राय जो उम्मीदवार होते हैं उनको 50% से भी कम वोट मिलते हैं। सभी हारने वाले जो प्रत्याशी होते हैं उनके वोट बेकार चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस को तो 50% से भी कम वोट मिले, बट जो बीजेपी थे इनको 7.4% तो वोट मिले, समाजवादी को 3% तो वोट मिले, बट इन सब के वोट चले जाते हैं बेकार। और जो वोट मायने रखता है वो मायने रखते हैं जीतने वाली पार्टी यानी कि कांग्रेस का। तो यहाँ पे तुम्हारी बुक में समझाने के लिए एक एग्जाम्पल भी दे रखा है। देखो किसी पार्टी को 25% वोट मिलते हैं, ठीक है। अब चलो हम यहाँ पे बीजेपी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे बीजेपी को 25% वोट मिल जाते हैं और बाकी प्रत्याशियों को उससे भी कम वोट मिलते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, 25% या उससे कम वोट पाकर जो बीजेपी है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत सकती है, क्योंकि यहाँ पे 25% से कम वोट मिले हैं बाकी की पार्टीज़ को। तो तुम्हें इस एग्जाम्पल के थ्रू ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा क्यों ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पे कांग्रेस को 48% वोट मिले, बट जो सीट्स थी वो 415 सीटें मिली। तो ये टॉपिक तुम्हें यहाँ पे हो गया होगा क्लियर। तो अगर तुम्हें इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो जाके कमेंट बॉक्स में उसे टाइप करो। तो अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की। अब देखो, जैसे कि हमने भारत की चुनाव प्रणाली में पढ़ा था कि हमने भारत में कौन सा सिस्टम अपना रखा है। हमने भारत में अपना रखा है कि जो सबसे आगे वही जीते, यानी कि जिस भी प्रत्याशी को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो चुनाव में जीता जाएगा, और ये जो बाकी के पार्टीज़ है इनके वोट्स जो हैं वो बेकार चले जाएंगे। यहाँ पे अब हम एक दूसरा मॉडल पढ़ने वाले हैं जो कि है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अब इसका क्या मतलब होता है, देखो ये इंडिया में नहीं अपनाया जाता, पर इसका एक न्यू मॉडिफाइड वर्जन हमने इंडिया में अपनाया है, वो हम आगे पढ़ेंगे। बट सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का क्या मतलब होता है। इस प्रणाली में किसी पार्टी को उतनी ही प्रतिशत सीटें मिलती हैं जितने प्रतिशत उसे वोट मिलते हैं। यानी कि मान लो यहाँ पे 3 पार्टीज़ हैं, ठीक है, ए पार्टी है, बी पार्टी है और सी पार्टी है। मान लो ए पार्टी को 48% वोट मिल गए, तो यहाँ पे जो ए पार्टी है उसको 48% सीटें भी मिलेंगी संसद में। मान लो यहाँ पे बी पार्टी है, बी पार्टी को 39% वोट मिल गए, तो संसद में उसे 39% सीट्स मिल जाएंगी। सी पार्टी है, सी पार्टी को 25% वोट मिले हैं, अब संसद में उसे सीटें भी 25% मिल जाएंगी, ठीक है। तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या होता है, जिस पार्टी को जितने प्रतिशत वोट मिलते हैं उतने प्रतिशत ही उन्हें सीटें दे दी जाती हैं। अब इसमें क्या होता है, चुनाव से पहले क्या होता है, जो हर पार्टी होती है वो अपने एक प्रत्याशी यानी कि जो चुनाव में खड़े होने वाले हैं उनकी एक लिस्ट जारी करती है और अपने उतने प्रत्याशियों को उस लिस्ट में से चुन लेती है जितनी सीटों का उसे कोटा मिलता है। मान लो ए पार्टी है, ठीक है, ए पार्टी की लिस्ट हम यहाँ पे चलो बना ही लेते हैं। मान लो चुनाव होने वाले हैं, जो पार्टी ए है उसने अपनी एक लिस्ट जारी कर दी है कि हमें जितने प्रतिशत वोट मिलेंगे इस लिस्ट में से हम अपने उतने प्रत्याशियों को चुन लेंगे। जो पार्टी बी है उसने भी अपनी प्रत्याशी उनकी भी सूची बना ली है, सी पार्टी ने भी अपनी प्रत्याशियों की सूची बना ली है। तो इलेक्शन हो गए, ठीक है, हमने मान लिया चलो इलेक्शन हो जाते हैं। इलेक्शन होने के बाद ए पार्टी को मिले 48% वोट, तो इस लिस्ट में से 48% के अकॉर्डिंग वो अपने प्रत्याशियों को चुन लेगी। बी पार्टी को 39% वोट्स मिले, तो इस लिस्ट में से जो बी पार्टी है वो अपने 39% सीट्स के हिसाब से अपने प्रत्याशियों को चुन लेगी, और जो पार्टी सी है उसको 25% वोट्स मिले हैं, तो इस लिस्ट में से जो पार्टी सी है वो अपने प्रत्याशियों को चुन लेगी। तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में यही होता है कि सबसे पहले एक लिस्ट जारी होती है, उसमें जो है प्रत्याशियों के नाम डाल दिए जाते हैं कि जब हमें वोट्स मिलेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम इस लिस्ट में से अपने प्रत्याशियों को चुन लेंगे। तो ये तरीका कहाँ पे अपनाया जाता है, ये तरीका अपनाया जाता है इजराइल में और नीदरलैंड में।
अब इसका एक दूसरा वर्जन भी है, हम इसका एक दूसरा वर्जन देख लेते हैं। वो कहाँ पर है? समानुपातिक प्रणाली का दूसरा तरीका अर्जेंटीना और पुर्तगाल में अपनाया जाता है, जहाँ पे क्या होता है, पूरे देश को बहुसदस्यीय चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। अब ये बहुसदस्यीय चुनाव क्षेत्र का क्या मतलब है, हम इसको समझेंगे। सबसे पहले मान लो ये एक पूरा देश है, ठीक है, हमने मान लिया ये पूरी एक कंट्री है, ठीक है। तो चलो मान लेते हैं ये है अर्जेंटीना। तो ये दूसरा तरीका तो वैसे भी अर्जेंटीना में अपनाया जाता है। तो अर्जेंटीना में क्या होता है, जहाँ पूरे देश को बहुसदस्यीय चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। अब बहुसदस्यीय चुनाव क्षेत्र का क्या मतलब है, मान लो एक चुनाव क्षेत्र हो गया ये, एक चुनाव क्षेत्र हो गया ये, एक चुनाव क्षेत्र हो गया ये, इसी तरह ये सारे चुनाव क्षेत्र हो गए, ठीक है। अब इस वाले हम चुनाव क्षेत्र की बात कर लेते हैं। इसमें से पार्टी ए खड़ी है, पार्टी बी खड़ी है, पार्टी सी खड़ी है, ठीक है। तो इस वाले चुनाव क्षेत्र से ए पार्टी, बी पार्टी और सी पार्टी खड़ी है, ठीक है। इस वाले चुनाव क्षेत्र से भी ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी और डी पार्टी खड़ी है। तो इस तरह से जो ए पार्टी है वो अलग अलग चुनाव क्षेत्रों में से खड़ी होती है, और ये सारी सेम पार्टीज जो हैं वो अलग अलग चुनाव क्षेत्रों में से खड़ी होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये पूरा देश होता है उसको बहुसदस्यीय चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। यानी कि इस चुनाव क्षेत्र से भी बहुत से सदस्य खड़े हो सकते हैं चुनाव में, इस चुनाव क्षेत्र से भी बहुत से सदस्य चुनाव में खड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो जब पूरे देश को बहुसदस्यीय चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है तो यहाँ पे वही सेम होता है कि चुनाव से पहले अपनी एक प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करनी पड़ती है पार्टीज़ को। ए पार्टी बी पार्टी अपनी लिस्ट जारी करेंगी और जितने प्रतिशत इन्हें वोट मिलेंगे उतने प्रतिशत ही इन्हें सीट्स मिलेंगी, ठीक है। इसका ना एक फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे देखो जितने भी पार्टीज़ होती हैं उनके वो वोट होते हैं वो वेस्ट नहीं जाते। जैसे कि हमने भारत वाले सिस्टम में देखा था, जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली, यानी कि अगर कांग्रेस को सबसे ज़्यादा वोट मिले तो कांग्रेस यहाँ पे जीत जाएगी और इन सब पार्टीज़ के जो वोट्स हैं वो बेकार चले जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, जो वोट होते हैं वो इन सब में बढ़ जाते हैं और किसी के भी वोट बेकार नहीं जाते। तो यहाँ पे हमने दूसरा तरीका पढ़ लिया कि क्या होता है, दूसरा तरीका अर्जेंटीना और पुर्तगाल में अपनाया गया है। तो यहाँ पे तुम्हें ये क्लियर हो गया होगा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली में क्या डिफरेंस है। भारत में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का एक तीसरा और जटिल रूप अपनाया गया, यानी एक मॉडिफाइड, इन दोनों से अलग हमने उसमें कुछ चेंजेस करके उसको अपनाया। उसका यूज़ कहाँ किया जाता है, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के जो इलेक्शंस होते हैं हम उसमें समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का यूज़ करते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट फिर भी हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखो, राज्यसभा के अगर हमें चुनाव करने हो, ठीक है, तो हम किस तरह से समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को यूज़ करेंगे। तो तुम सबको पता होना चाहिए कि भारत में 28 स्टेट्स हैं, क्योंकि 28 स्टेट्स हैं हमारे भारत में। तो हर स्टेट को उसकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग राज्यसभा में कुछ सीटें दी गई हैं। अब फॉर एग्जांपल यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तो यूपी को सबसे ज़्यादा सीटें दी गई है राज्यसभा में। वहीं पे सिक्किम की अगर हम बात करें, सिक्किम की कम जनसंख्या है तो सिक्किम को राज्यसभा में कम सीटें दी गई हैं। तो इसका एक तो मोटा मोटा ये समझो कि हर राज्य को उसकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग राज्यसभा में कुछ सीटें दी गई हैं। अब समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को हम किस तरह से यूज़ करते हैं राज्यसभा के इलेक्शन में, तो अब हम इसको पढ़ते हैं। देखो, इस समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो हम यूज़ करते हैं इसे एकल संक्रमणीय प्रणाली भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, तुम जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि हर एक राज्य को राज्यसभा में सीटों का एक निश्चित कोटा मिलता है उनकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग। राज्य की विधानसभा के सदस्य इन सीटों के लिए चुनाव करते हैं। अब तुम्हें पता है तुम जिस भी स्टेट में रह रहे हो, चाहे तुम हरियाणा में रह रहे हो, चाहे तुम दिल्ली में रह रहे हो, चाहे तुम मुंबई में रह रहे हो, तो तुम्हारे यहाँ पे एक स्टेट गवर्नमेंट ज़रूर होगी। स्टेट गवर्नमेंट होती है और उनके साथ जो उनके कुछ विधायक होते हैं वो राज्यसभा की सीटों के लिए चुनाव में मतदान करते हैं, यानी कि वोट देते हैं। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला अपनाया जाता है राज्यसभा के चुनाव के लिए। अब वो क्या होता है, देखो, कुल मतदान, कुल विजयी उम्मीदवार प्लस में 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस में 1 कर देंगे। यानी कि अब तुम्हें ये जो फॉर्मूला है वो तुम इस एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ जाओगे। अगर मान लो राजस्थान के 200 विधायक हैं, उनको राज्यसभा के लिए 4 सीटों को चुनना है, तो वो किस तरह से चुनेंगे, वो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अब इस फॉर्मूले का यूज़ वो कैसे करेंगे, कुल मतदान, यानी कि वोट देने वाले कितने सदस्य हैं। तो वोट देने वाले तो हमारे पास कौन है, 200 विधायक है। अपॉन में हम कर देंगे कुल विजय, यानी कि हमें कितने सदस्यों के लिए हमें चुनाव लड़ना है, 4 सदस्यों के लिए। तो यहाँ पे हम 4 कर देंगे प्लस में 1 करके ब्रैकेट क्लोज और प्लस 1 कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 41 वोटों की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि अगर हमें 4 सदस्यों का चुनाव करना है तो हर एक सदस्य को 41 वोट्स की ज़रूरत पड़ेगी चुनाव को जीतने के लिए और राज्यसभा में सीट हासिल करने के लिए।
तो अब तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा किस तरह से हम राज्यसभा के चुनावों में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, चलो वोट हो गए, ठीक है। अब किस तरह से जो उम्मीदवार है वो चुने जाएंगे। देखो जब मतगणना होती है यानी कि जब वोट वगैरह दे दिया जाता है और जब वोटों की गिनती होती है तो क्या होती है, प्रथम वरीयता यानी कि फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, इस तरह से जो है वोटों की गिनती होती है और जीतने वाले जो उम्मीदवार हैं उनको राज्यसभा में सीटें दी जाती है। अब मैं तुम्हें इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब तुम इसे इस एग्जाम्पल के थ्रू आसानी से समझ जाओगे। तो मान लो ये सारे हैं उम्मीदवार ABCDEF, ये सारे उम्मीदवार हैं जो कि राज्यसभा के चुनाव में खड़े हैं और ये सारी पार्टियां हैं जिन्होंने अपने उम्मीदवार को राज्यसभा के इलेक्शन में खड़ा किया है। तो देखो यहाँ पे कांग्रेस ने A को खड़ा कर दिया, जो बीजेपी है उसने B को खड़ा कर दिया, समाजवादी पार्टी ने C को खड़ा कर दिया एंड देन कांग्रेस ने D को खड़ा कर दिया। अगेन बीजेपी ने E को खड़ा कर दिया। यानी कि जितने भी पार्टीज है ना ये अपनी एक लिस्ट बनाती हैं और उसमें अपने 4 उम्मीदवार को खड़ा कर देती है। तो यहाँ पे मान लो कि जो ये कांग्रेस है इसने अपने 4 उम्मीदवार को खड़ा कर दिया, बीजेपी ने भी अपने 4 उम्मीदवार को खड़ा कर दिया और यहाँ पे समाजवादी पार्टी ने भी अपने 4 उम्मीदवार को खड़ा कर दिया इलेक्शन में। अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो 200 MLAs है ना ये जाएंगे और वोट देंगे। अब इनके पास एक बैलेट पत्र होगा यानी कि इनके पास एक लिस्ट होगी, उसमें कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उनका नाम लिखा होगा, बीजेपी के उम्मीदवार का नाम लिखा होगा, समाजवादी के उम्मीदवार का नाम लिखा होगा। अभी अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस कैसे देगा, ये कहेगा कि मैं अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस देता हूँ कांग्रेस को। इसी तरह से इस विधायक ने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस दे दी किसको, कांग्रेस को। अब जो ये बाकी के 200 विधायक हैं उन्होंने भी अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस में कांग्रेस का नाम लिख दिया। तो यहाँ पे कांग्रेस को मिल गए 41% वोट। अब कांग्रेस का जो ये उम्मीदवार है ये राज्यसभा की एक सीट को जीत गया। अब ये चला जाएगा राज्यसभा में, ठीक है। और यहाँ पे जो ये F है इसको सबसे ही कम वोट मिले, यानी कि ये जो 200 विधायक है ना इन्होंने बहुत ही कम प्रेफरेंस दी है F को, यानी कि गिन के मान लो 2 या 3 लोगों ने ही F को प्रेफरेंस दिया। तो इसको हम कर देंगे इलेक्शन से बाहर, ठीक है। अब ये हो गया इलेक्शन से बाहर। अब इसके जो वोट्स होंगे वो इन सब में बांट दिए जाएंगे। ये तो चला गया राज्यसभा में। अब बारी आती है B की, C की, फिर अगेन कांग्रेस की। तो यहाँ पे अब अगेन दूसरी बार प्रेफरेंस जारी की जाएगी और इसमें जो 200 विधायक है, अब मान लो 200 विधायकों ने क्या करा, अब यहाँ पे 200 विधायकों ने प्रेफरेंस दी थी B को कि हमें तो भाई B चाहिए राज्यसभा के इलेक्शन के लिए। तो यहाँ पे जो ये 200 विधायक है इन्होंने सेकेंड प्रेफरेंस दे दी बीजेपी को, तो बीजेपी के उम्मीदवार को मिल जाएगी 41% वोट और ये चला जाएगा अब राज्यसभा में। तो इसी तरह से ना ये जो प्रक्रिया होती है ये जारी रहती है। अब अगेन तीसरी प्रेफरेंस निकलेगी और मान लो तीसरी प्रेफरेंस में जो ये 200 विधायक है इन्होंने कह दिया कि नहीं अब तो हमें कांग्रेस का उम्मीदवार चाहिए राज्यसभा के इलेक्शन में और इसलिए कांग्रेस के जो ये उम्मीदवार है इसको 41% वोट मिल जाते हैं। तो यहाँ पे कांग्रेस का चला जाएगा एंड देन अगेन जो ये प्रेफरेंस होंगी तो यहाँ पे जो बाकी के विधायक है उन्होंने प्रेफरेंस दे दी E को। E किसका है, बीजेपी का। तो यहाँ पे अब बीजेपी का जो सदस्य है वो चला जाएगा। तो इस तरह से 4 सीटें पूरी हो गई और यहाँ पे राज्यसभा के इलेक्शन पूरे हो जाते हैं और 4 सीटों का जो चुनाव होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से जो है राज्यसभा के चुनावों में हम समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का यूज़ करते हैं। तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो तुम एक बार और वीडियो देख लेना और जस्ट इसे तुम रीड कर लेना, तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सर्वाधिक वोट से जीत वाली प्रणाली में और समानुपातिक प्रणाली जो होती है उसमें क्या डिफरेंस है। तो देखो सर्वाधिक वोट से जीत वाली प्रणाली में क्या होता है, हमने जैसे कि पहले ही पढ़ा था कि पूरा जो देश होता है, इंडिया मान लो ये पूरा देश है। तो देखो सर्वाधिक वोट से जीत वाली प्रणाली में क्या होता है, जो पूरा देश है ना हम उसको ऐसे 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि पूरे देश को छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट देते हैं। तो ये पूरा देश है, इसको इस तरह से हम छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट देते हैं। तो समानुपातिक में क्या होता है, किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। अब यहाँ पे जैसे मान लो ये पूरा देश है तो इसको हम एक ही निर्वाचन क्षेत्र मानेंगे, इसको इस तरह से हम डिवाइड नहीं करेंगे। तो इस तरह से इसको एक ही चुनाव क्षेत्र माना जाता है। हर चुनाव क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि को चुना जाता है, चाहे भले ही कितनी सारी पार्टियां इलेक्शन में खड़ी हो, लेकिन जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उस प्रतिनिधि को चुनाव में विजयी घोषित कर दिया जाता है। तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या होता है, हमने जैसे कि पढ़ाई है कि एक पूरा चुनाव क्षेत्र होगा और यहाँ से जो अलग अलग पार्टी के उम्मीदवार है वो खड़े होंगे इलेक्शन में और जिस पार्टी को जितने वोट्स मिलेंगे उसको उतनी सीटें दे दी जाएंगी संसद में, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मतदाता को ये पता होता है कि वो किसको वोट दे रहा है। बट समानुपातिक में उल्टा होता है। समानुपातिक में क्या होता है कि जो वोट देने वाले जो लोग होते हैं वो
एक प्रत्याशी को नहीं बल्कि एक पार्टी को वोट देते हैं। ए पार्टी है, बी पार्टी है, सी पार्टी है, वो उसके अकॉर्डिंग पार्टी के अकॉर्डिंग वोट देते हैं। बट यहाँ पे हमें पता होता है कि हम किसे वोट दे रहे हैं। पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीटें विधायिका में मिल सकती हैं। अब जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था, तो जैसे कि यहाँ पे तुम देखोगे कांग्रेस को 48% वोट मिले थे, ठीक है, तो और उसको सीटें कितनी मिल गई थी, उसको 415 सीटें मिल गई हैं। तो ज़रूरी नहीं अगर कांग्रेस को 48% वोट मिले हैं तो उसको कम ही सीटें मिलेंगी, ऐसा नहीं है। 48% वोट मिले लेकिन 415 सीटें मिल गई। तो हर पार्टी को, यहाँ पे हमने पढ़ाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या होता है, हर पार्टी को जितने वोट मिलते हैं उतनी सीटें दे दी जाती हैं। विजयी उम्मीदवार को ज़रूरी नहीं कि बहुमत मिले। यहाँ पे ज़रूरी नहीं होता कि हमें बहुमत ही चाहिए। जैसे कि 48% में तुमने देखा था कांग्रेस को, कांग्रेस जीत गई थी क्योंकि उससे कम वोट मिले थे बाकी की पार्टी के मेंबर्स को। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि मेजॉरिटी चाहिए हो। तो यहाँ पे क्या होता है, विजयी उम्मीदवार को वोटों का बहुमत हासिल होता है। तो एक तरह से इन्हें एक मेजॉरिटी चाहिए होती है इलेक्शन को जीतने के लिए। तो उदाहरण हम देखेंगे सर्वाधिक वोट से जीत वाली प्रणाली को हम कहाँ यूज़ करते हैं, हम इसे यूनाइटेड किंगडम और भारत में हम इसे यूज़ करते हैं, और समानुपातिक प्रणाली को इजराइल और नीदरलैंड में। तो ये था तुम्हारा सर्वाधिक वोट से जीतने वाली प्रणाली और समानुपातिक प्रणाली में क्या डिफरेंस है। तो आई होप सो तुम्हें सारी चीज़ समझ में आई हो। जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो हम अपकमिंग वीडियो में कवर करेंगे। जैसे से एक बार रीड कर लेना, तुम्हें ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि तुम्हें इसका सेकंड पार्ट भी जल्द ही मिल जाए। एंड इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, ठीक है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।